हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर जो करवाया सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का, बहुत ही शानदार, एकदम देखने लायक, बहुत ही अच्छा पेपर। मैं आपके सामने मैथ और रीजनिंग के कुछ जो सॉल्यूशन है वो लेके आया हूँ। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने एकदम शानदार और बेहतरीन तरीके से और बहुत ही गजब लेवल का एक पेपर बनाया था, और एक देखने लायक एक अच्छा पेपर, मतलब करने में कुछ आनंद आए इस तरह का सा पेपर जो बनाया था। उसका जो कुछ मैथ के और रीजनिंग के मिला के 15 क्वेश्चन आए थे हमारे, और उनको हम हल करते हैं। कि एक सवाल था कि आपको जो लुप्त पद है वो पद ज्ञात करना था। लुप्त पद में क्या था कि 3c 27 बटे 9c 2b, ये जो ब्रैकेट है ये ज्ञात करना है। 4a 64b। अब देखिए ये कैसे हल होगा कि 3c cba, तो a b c वाक्य है वो तो c आएगा ही। तो फिर क्या था, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 27 आते हैं, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किए तो 64 आते हैं। तो अब जो 2 को जो ये ब्रैकेट है यहाँ इसमें इस कोष्टक में क्या आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 8c आएगा। इस तरह का सा ये हमारा एक क्वेश्चन था। फिर था एक क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन ये था कि 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज कितना था। सवाल ये दे रखा है कि 4 वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज दे रखा है हमारे पास 1120 रुपये, और 5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 1200 रुपये। तो हम इन दोनों के जो बीच का इन दोनों का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 4 और 5 वर्ष हैं, तो 4 5 में से 4 घटाए तो 1 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा हमारे पास, 80 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, जब 1 वर्ष का जब ब्याज 80 रुपये दे रहा है तो 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज आ जाएगा, 80 इंटू 4 320 रुपये। यानी 4 वर्ष का जो कुल धन था वो 1100 रुपये था, 1120 रुपये था, ब्याज हमने अलग निकाल लिया। तो जो 1120 है वो क्या है, मूलधन है। तो हमारे पास हमें मूलधन की राशि करनी थी, तो 1120 जो मिश्र धन था उसमें से क्या घटा दिया, ब्याज घटा दिया 320 रुपये। तो जो इसका आंसर आया वो कितना आया, 800 रुपये इसका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि चित्र में दिया गया था कि कुछ खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और टेनिस के प्रशिक्षक हैं, और विद्यार्थियों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना था। हमें पता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो विद्यार्थी हो सकते हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं वो भी विद्यार्थी हो सकते हैं, टेनिस के खिलाड़ी भी कौन हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं। और अब इन विद्यार्थियों के बीच इनका क्या संबंध होगा, तो विद्यार्थी टेनिस के भी खिलाड़ी हो सकते हैं और क्रिकेट के भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आएगा ए आंसर आएगा, यानी क्रिकेट में ये जो क्रिकेट टेनिस से संबंधित है, टेनिस क्रिकेट से, और विद्यार्थी इन दोनों से खेल कर सकता है। आगे का जो हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि यदि कूट भाषा में यदि गोड शब्द का अठंतर है, गोड शब्द है उसका अठंतर बनता है, गोड शब्द का कितना बनता है, अठंतर बनता है। और फिर कहा गया है कि तथा ग्रेट शब्द का कूट है वो 255 बनता है। तो हमें गिफ्ट का कूट ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे साथियों, कि जी का क्रमांक 7 है, ओ का क्रमांक 15 है, और डी का जो क्रमांक है हमारा वो कितना है, 4। 15 7 22, 22 और 4 26, ये हमारा 26 हमारा क्रमांक आ गया, 26 हमारा क्रमांक आ गया। इस 26 में कितने, इस गोड में कितने अल्फाबेट हैं, 3 अल्फाबेट हैं। 26 को 3 से गुणा किया तो कितना आते हैं, 78 आते हैं। इसी तरह से देखिए ग्रेट शब्द था, ग्रेट में जी का क्रमांक होता है 7, और आर का क्रमांक होता है 18, और ई का क्रमांक होता है 5, और ए का क्रमांक होता है 1, टी का क्रमांक होता है 20। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 55 आएंगे। इन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 55। अब देखिए गोड में 3 था तो 3 से गुणा करवाया, ग्रेट में कितने शब्द हैं, 5 शब्द हैं, तो कितने से गुणा कराएंगे, 5 से। 51 को 5 से गुणा किया तो कितना दे, 255, ये इनका दिया हुआ था। तो हमें अब किसका ज्ञात करना है, हमें गिफ्ट का ज्ञात करना था। तो जी का क्रमांक 7 होता है, और आई का क्रमांक 9 होता है, और एफ का क्रमांक 6 होता है, टी का क्रमांक 20 होता है। 7 9 16, 16 6 22,
22 और 20 कितने होते हैं? 42। अब देखो गिफ्ट में कितने हैं? 4 क्रमांक है। गिफ्ट में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। 42 को 4 से गुणा किया 168। ये हमारा इसका आंसर होगा। फिर एक था हमारा सवाल था, एक सवाल था हमारा रक्त से संबंधित। उससे पहले एक सवाल है कि एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी बुद्धिमान होना चाहिए। क्या दिया गया? कथन दिया गया है। एक कथन इस तरह से दिया गया है कि अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को एक बुद्धिमान होना चाहिए और अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। फिर क्या दिया गया? निष्कर्ष। निष्कर्ष ये दिया गया सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया गया कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं। कि जो ये बात कही गई है इसका हमें जवाब देना है, तो इसका क्या जवाब होगा कि ये सभी, निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं। ये बात गलत है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ नहीं होते, तो ये कथन गलत है। और दूसरा कथन सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं। हाँ, ये बात इसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि जब वो झगड़ालू हैं, झगड़ालू बनने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है, तो इसका उत्तर जो होगा हमारा, वो उत्तर कितना आएगा? इसका जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो हमारा आंसर आएगा इसका केवल 2 अनुसरण। निष्कर्ष जो दूसरा बताया मैंने, सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं। तो सभी व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं, ये इसका अनुसरण कर रही है इस बात का। आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या था? आगे का क्वेश्चन हमारा ये था कि भावेश की पत्नी, अब एक रक्त से संबंधित प्रश्न है। भावेश की पत्नी कौन है? अनीता। भावेश की पत्नी अनीता है और अनीता की बहन कौन है? चंचल है। भावेश की जो पत्नी थी, भावेश की जो पत्नी है वो अनीता, और अनीता की जो बहन है वो कौन है? चंचल। और जबकि क्या कहा गया? अनीता की बहन चंचल है, जबकि रमेश दिनेश के पिताजी हैं। ये कहा गया सवाल में ये कहा गया कि भावेश की पत्नी अनीता, चंचल अनीता की बहन है, और रमेश दिनेश का, भावेश का क्या लगेगा? दिनेश का पिता है। तो चंचल का पिता कौन है? दिनेश। और दिनेश का जो पुत्र है वो कौन है? रमेश। तो ये बताइए भावेश और रमेश में क्या रिश्ता होगा? भावेश और रमेश में क्या रिश्ता होगा? क्योंकि भावेश की पत्नी अनीता है, अनीता की बहन कौन है? चंचल। ये दोनों बहनें हैं, और दिनेश इनका पापा है, और तो रमेश इनका क्या होगा? भाई होगा। तो भाई होगा, तो इस भावेश की जो पत्नी अनीता थी, तो इसका भाई है रमेश, अनीता का भाई रमेश हुआ, तो रमेश भावेश का क्या लगेगा? साला लगेगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? साला आएगा। आगे के क्वेश्चनों में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, जो ये आकृति है, ये आकृति दी गई है, ये आकृति का पानी में चित्र बताना है। जब इस आकृति को पानी में देखेंगे, तो ये आकृति किस तरह की दिखेगी? इस तरह की ये आकृति दिखाई देगी। ये हमारे मैथ और रीजनिंग के कुछ जवाब हैं। आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो ये आकृति दी गई है, इस आकृति को देख के हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। जो सभी आकृतियां वो उनसे कुछ भिन्न है। अब देखो, अब हमारा मैथ का सवाल है। रीजनिंग के बाद आगे चलते हैं। देखो क्या कहा गया। सवाल ये है कि एक कस्बे की कुल जनसंख्या 6000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सवाल की ओर चलते हैं। कुल जनसंख्या कितनी थी? 6000। बढ़ कितनी गई? 6500। तो आदमी कितने? 8% और महिलाएं कितने? 10%। तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 500 की। बढ़ोतरी 500 की हुई, और बढ़ोतरी किस पे हुई? 6000 पे। तो 500/6000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 1 जीरो यहाँ से काट दिया, तो बचा क्या? 2 के पहाड़े से काटने पर 25/3%। ये हो गया। अब हमारे पास अनुपात दिया गया है। आदमी कितने बढ़ रहे हैं? 8%,
और महिलाएं कितनी 10%। और ये जो परसेंटेज है 25/3 इनके बराबर समान करते हैं। समान करते हैं, यहाँ से 3 हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। ये करने पर क्या होगा, एक राशि प्राप्त हो जाएगी। 8 को 3 से किया 24, 10 को 3 से किया 30, 3 से 3 काटा क्या है 25। अब इनको तिरछा करवा लेते हैं, इनको घटा लेते हैं। 25 30 में से घटे तो कितने आए 5, और 24 25 में से 24 घटे कितने आए, यानी अनुपात कितना है हमारे पास, महिला और पुरुषों का अनुपात है 5:1। अब हमें पूछा क्या गया था, संख्या पूछी गई कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी। कुल टोटल संख्या कितनी है हमारे पास 6000 थे, 6000, और अनुपातों का योग 6 होगा, तो 6 का भाग देने पर 1000, और 1000 महिला की पूछिए तो 1000 महिलाओं की। ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है। अगले सवाल में ये कहा गया है एक राशि है, अगले सवाल में ये कहा गया है कि एक राशि 3550 रुपये राशि है, XYZ इस प्रकार विभाजित किए जाती है। जो 3550 की जो राशि है वो विभाजित की जाती है XYZ में। तो क्या कहा गया, x के हिस्से का 3 गुना, x के हिस्से में कितना आया 3x गुना यानी 3 गुना, और y के हिस्से में 5 गुना, y का 5 गुना, और z का 7 गुना बराबर है। यानी x को जो 3 गुना राशि मिली, y को 5 गुना राशि मिली, और z को 7 गुना राशि मिली। ये राशि क्या है, समान राशि है। तो अब इनको हम ये बराबर का अनुपात में लेने के लिए क्या करेंगे, x अब यहाँ से ये बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अनुपात कैसे आएगा, देखो कि x के जो नीचे वो तीनों संख्या लिख लेते हैं 3 5 7, तो 3 5 7 3 से 3 कट जाएगा, तो फिर कितना बचा 7 5 35। y के नीचे आएगा तो देखो y की राशि कट गई, 7 3 21। z के नीचे आएगा तो z में 7 कट जाएगा और 5 3 15। तो XYZ का अनुपात क्या आया 35:21:15। इन अनुपातों का योग कितना होता 71। 35 और 21 और 15 जोड़ने पर कितने आएंगे 71। 71 को जो 71 आया वो राशि किसके बराबर है 3550 के। तो 1 के बराबर कितनी होगी 3550/71। काटने पर क्या आया 50, 50 को 35 से गुणा किया 7750। अब हमें क्या पूछा गया, x का हिस्सा पूछा गया। क्या पूछा गया, x का हिस्सा पूछा गया। x में क्या है 35, तो 35 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि 71 तो कुल टोटल था 3550/71, और पूछा क्या था x का, तो 3550/71 गुणा 35। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आगे के सवालों की ओर चलते हैं। आगे के सवाल में क्या दिया गया है, सवाल देखो, सवाल ये कहा गया है 4 संख्याओं का औसत। क्या कहा गया है, 4 संख्याएं दी गई हैं, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी 4 संख्या A B C D, ये 4 संख्या। कहा गया पहली 3 संख्याओं का यानी A B C इनका औसत 15 है, यानी एक संख्या 15 है तो 3 का कितना होगा 15 × 3 यानी 45। फिर क्या कहा गया अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम में क्या है B C D इनका औसत 16 था, 16 था। तो 16 को हमने क्या किया 3 से गुणा किया तो इनका कितना आ गया 48 आ गया। अब देखो इनमें से हम BC, अब BC ये कह रखा है अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या क्या है D, अंतिम संख्या इसकी D है, और D संख्या दे रखी है औसत नहीं दे रखा है 19 है, तो BC का कितना आएगा 29, और 29 का जो मान होगा A + B + C बराबर 45। तो B + C का मान हमारे पास कितना आया 29 आएगा, और हमें किसका प्रथम संख्या ज्ञात करनी थी 29, 45 - 29, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 16, यानी जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी 16 संख्या होगी। आगे के सवालों की ओर चलते हैं। तो आगे का जो सवाल है वो सवाल है, सवाल दिया गया है कि 2 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:15 है, तो उनका भुजाओं का मान ज्ञात, भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। हमारे पास कितने समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं 2,
तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी पहले त्रिभुज के लिए √3/4 भुजा A1 का स्क्वायर बट्टे √3/4 भुजा A2 का स्क्वायर बराबर क्या दिया है 36/15। √3/4 कैंसिल, क्या बचा A1 का स्क्वायर बट्टे A2 का स्क्वायर बराबर क्या आया 36/25। हमें यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लगा रूट 36 का रूट 6, 25 का रूट 5। तो जो भुजाओं का जो अनुपात आया वो कितना आया 6:5। 6:5 ये हमारा जो मैथ का अधीनस्थ बोर्ड ने जो आयोजित एग्जाम करवाई सेकंड पारी का, ये हमारा मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन है। तो आज बहुत ही शानदार एकदम हाई एकदम सामान्य अच्छी तरह मतलब लेवल के क्वेश्चन हमारे पूछे गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और आपके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। आपका माइनस मार्किंग इस पेपर में नहीं थी और CET जो ग्रेजुएशन लेवल पे करवाई गई है वो बहुत ही अच्छी और शानदार अधीनस्थ बोर्ड ने एक गजब का ही पेपर करवाया है और ऐसा कुछ भी माहौल नहीं रहा, कोई नेगेटिविटी नहीं रही। तो उम्मीद और आशा है कि आप सभी का पास होगा। तो मैथ और रीजनिंग ज़्यादा हाई लेवल में नहीं है, सामान्य तौर पर पूछे गए हैं। तो जय हिंद, जय भारत।